नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेष सर जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है 19 मई और आज हम देखेंगे 19 मई से रिलेटेड करेंट अफेयर्स, जो कि आने वाले वनडे एग्ज़ाम, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। आज के पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। पीएम जनमन पहल के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों मतलब पीवीटीजीएस के घरेलू सर्वेक्षण के लिए किस ऐप का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो जो आपकी योजना है ना पीएम जनमन, इसके तहत कुछ कमजोर जनजातीय समूह जो होते हैं उनका क्या किया जा रहा है, सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो इसके लिए किस ऐप का यूज किया जा रहा है ये पूछा है। तो अभी सर्वेक्षण सेतु ऐप का यूज किया जा रहा है। बात करेंगे इसके बारे में। तो सर्वेक्षण सेतु क्या है? तो भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के तहत संचालित पीएम जनमन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये क्या है? पीएम जनमन का आपका फुल फॉर्म है। तो का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है। इन समुदायों की वास्तविक स्थिति और आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए घर घर सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इस सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण सेतु नामक मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा रहा है। आगे बात करेंगे। तो यह ऐप अधिकारियों को निम्नलिखित जानकारी डिजिटल रूप से एकत्र करने में सहायता करता है। क्या? तो परिवारों की संख्या, आवास की स्थिति, पेयजल की उपलब्धता, बिजली कनेक्शन, सड़क संपर्क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की स्थिति, ये सारी स्थिति के बारे में पता करवाता है। कौन? तो आपका सर्वेक्षण सेतु ऐप है ना। अच्छा, पीएम जनमन योजना क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका पूर्ण नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। अच्छा, इसका शुभारंभ कब किया था? तो जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर, मतलब 15 नवंबर 2023 को इसका क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया था। लक्ष्य समूह क्या है? तो देश के 15 पीवीटीजी समुदाय जो विशेष रूप से कमजोर जनजातियां है, उन्हें यहाँ पर टारगेट किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में समावेशी विकास को सुनिश्चित करना इसका क्या रहने वाला है? उद्देश्य रहने वाला है, या इसका मोटो रहने वाला है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्राइब इंडिया आदि महोत्सव एंड ट्राइब आर्ट फेस्ट 2026 में अपनी गोंड आदिवासी चित्रकला से 2 लाख रुपए से अधिक बिक्री दर्ज कराने वाले कलाकार दंपत्ति कौन है? ठीक है, तो अभी अजय आनंदराव उइके और प्रांजलि अजय उइके, इनकी बात करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रांजलि है, ठीक है, प्रांजलि और आपके अजय, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ है ना। इनके बारे में चर्चा, इनकी डिटेलिंग देख लेते हैं। तो अजय आनंदराव उइके और प्रांजलि अजय उइके, इनकी बात करेंगे। तो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध गोंड आदिवासी कलाकार ये दंपत्ति है और इन्होंने पारंपरिक गोंड चित्रकला को आधुनिक और समकालीन शैली के साथ प्रस्तुत कर ट्राइब इंडिया आदि महोत्सव एंड ट्राइब आर्ट फेस्ट 2026 में विशेष पहचान बनाई है। और इनकी जो कलाकृतियाँ है, इन्होंने केवल दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि 2 लाख रुपए से अधिक की बिक्री भी दर्ज की है, जिससे यह आयोजन की सबसे बड़ी सफल कहानियों में से एक बन गया है। आगे बात करेंगे इन गोंड चित्रकला के बारे में। तो यह भारत की प्रमुख जनजाति कला शैलियों में से एक है और इसका संबंध मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के गोंड समुदाय से है। और इसमें बिंदुओं, रेखाओं और प्राकृतिक आकृतियों के माध्यम से लोक कथाएं, पशु पक्षी, प्रकृति और जीवन दर्शन को दर्शाया जाता है। अच्छा, ये जो ट्राइब्स आर्ट फेस्ट हुआ है 2026, ये ट्राइफेड के द्वारा करवाया जा रहा है। और हाँ, उद्देश्य क्या है? तो जनजाति कलाकारों और हस्तशिल्प को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना, और इसकी विशेषता है आदिवासी कला संस्कृति और उत्पादों को बढ़ावा देना। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, द डिक्टेटर द वर्ल्ड मोस्ट नेटवर्स रूलर्स, ठीक है, ये अभी एक बुक है। इस बुक की लेखिका कौन है, मतलब इसकी राइटर कौन है, ये पूछा जा रहा है। अभी हाल ही में प्रिया नारायण दास ने यह लिखा है। ठीक, बात करेंगे प्रिया नारायण दास के बारे में। तो द डिक्टेटर द वर्ल्ड मोस्ट
नेटुरस रूलर एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसकी लेखिका प्रिया नारायण है। अच्छा, यह पुस्तक विश्व कुख्यात तानाशाह जैसे कि एडॉल्फ हिटलर, जोसेफ स्टेलिन, बेनिटो मुसोलिनी और किम जोंग उन के व्यक्तित्व, सत्ता की मानसिकता और उनके शासन के प्रभावों का मनोवैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। क्या ऐसा है ना। और इसके बारे में बात करें तो पुस्तक की प्रमुख विशेषता यह है कि तानाशाही के उदय के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण, भय, प्रचार और अंधराष्ट्रवाद की भूमिका, लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर होने की प्रक्रिया और मानव अधिकार हनन और मानवीय त्रासदी, ये प्रमुख इसकी क्या रही है, विशेषता रही है इस बुक की। कुल मिलाकर जो तानाशाही और हिटलरशाही है, इन पर इन्होंने ये बुक लिखी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राजनाथ सिंह जो कि आपके रक्षा मंत्री है, 18 से 21 मई 2026 तक भारत की रणनीतिक रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए किन दो देशों की आधिकारिक यात्रा पर गए। ठीक है, तो अभी वियतनाम और साउथ कोरिया, ये दो देशों में ये पहुंचे। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें पीएम मोदी, तो पीएम मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था, यूएई, और यहाँ पर हमने कौन सा समझौता देखा, तो यहाँ पर जो ऑयल है, ऑयल और जो एलपीजी गैसेस है, इनको लेकर यहाँ पर क्या किया गया, समझौता किया गया है। ठीक है, और अभी यहाँ पर यूएई पर ईरान ने क्या किया है, परमाणु जो आपके न्यूक्लियर जो ठिकाने हैं वहाँ पर इन्होंने क्या की है, बमबारी की है। अच्छा, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 से लेकर 21 मई 2026 तक वियतनाम और साउथ कोरिया की आधिकारिक यात्रा पर है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक और रक्षा साझेदारी को मजबूत करना। यात्रा के दौरान वे दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ निम्न विषयों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे: सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर, समुद्री सुरक्षा पर सहयोग, रक्षा उद्योग पर सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा पर यहाँ पर वार्ता होने वाली है। चलिए, अगला प्रश्न है, WHO ने बंडी बुग्यो वायरस, ये वायरस का नाम क्या है, बंडी बुग्यो के कारण फैले इबोला प्रकोप, ये रोग का नाम है इबोला, को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल किन देशों के संदर्भ में घोषित किया। ठीक है, तो WHO की बात करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में आपके। ठीक है, तो इन्होंने अभी हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा, ये दो देशों में इबोला प्रकोप को लेकर आपातकाल घोषित किया है। अब देखते हैं है क्या। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बंडी बुग्यो वायरस के कारण फैले इबोला प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है, मतलब PHEIC घोषित किया है। अब यह मुख्य रूप से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो और युगांडा, ये देखा गया। हुआ क्या है, 16 मई तक की स्थिति ये है कि यहाँ 8 पुष्ट मामले मिले हैं, 240 संदिग्ध मामले मिले और 80 लोगों की यहाँ संदिग्ध रूप से मौत देखने को मिली है। चलिए आगे बात करते हैं इबोला के बारे में। तो इबोला कैसे फैलता है, इबोला की अगर हम बात करें तो ये संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थ जैसे कि रक्त, पसीना या उल्टी या दूसरी सतहों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। प्रमुख लक्षण क्या है, तो तेज बुखार आना, अत्यधिक कमजोरी, सिर दर्द, उल्टी, दस्त और रक्तस्राव, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। किसके, इबोला के, ये जो इबोला रोग है ना, इबोला के। इसके बाद बात करेंगे PHEIC क्या है। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, मतलब ये वह स्थिति है जिसे WHO तब घोषित करता है जब कोई बीमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करती है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में आज हमने चर्चा की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही यूजफुल जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।